हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है एलटी की, और अभी एक आध दिन में मैं आप लोगों के लिए एलटी के साथ साथ जो है जूनियर की भी स्टार्ट करूँगी। जूनियर की सीरीज़ भी जो है मतलब एलटी के तो चलती ही रहेगी, जूनियर की सीरीज़ भी इसके साथ ही चलेगी, मगर एक दो दिन रुक कर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो वो भी जो है स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो दोनों चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो 5 सितंबर से एलटी का बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम लोग को लगाते हैं सीरीज़ 3। ये सारी जो चीज़ें मैं अभी इस समय ले रही हूँ ये लिटरेरी टर्म्स हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो थ्योरी है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेजेडी क्या है। बात यह है, ट्रेजेडी इतना वो नहीं है कि ट्रेजेडी किसी को ना पता हो कि ट्रेजेडी क्या है। इसके कुछ टर्म्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि चीज़ आती है मगर आते हुए भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं इसका नहीं ये होना चाहिए। तो इसीलिए वो चीज़ों को ना बहुत दिमाग में अच्छे से बिठाना चाहिए। तो ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी एक वो ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन है जिसमें सीरियस होती है और हीरो का डाउनफॉल होता है, और कैटास्ट्रॉफ यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत, हीरो की मृत्यु जो है मोस्ट प्रोबेबली हीरो की मृत्यु होती है। ट्रैजिक ड्रामास जो हैं उनकी जो थीम होती है वो डार्क होती है। कहते हैं भाई ये ऐसा हुआ करता था कि जब एलिजाबेथन एज में ड्रामास हुआ करते थे, तो जब कॉमेडी हुआ करती थी तो रेड कलर का जो है वो एक वो लगाया करते थे, कार्डबोर्ड जो है लगाया करते थे, और जब ट्रेजेडी हुआ करती थी तो ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लगाया करते थे। ट्रेजेडी को सबसे ऊपर जो है वो जो स्थान दिया गया है जॉनरा में, क्योंकि ये माना जाता है कि ट्रेजेडी हमारे इमोशंस को पर्ज करती है, हमारे इमोशंस को क्लीन करती है। हम कॉमेडी देखकर थोड़े समय के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, मगर ट्रेजेडी जो होती है वो हमारे इमोशंस को के साथ कनेक्ट होती है। और जब हम उस ट्रेजेडी को देखकर उस फीलिंग से हम जो है रोते हैं, तो हमारे अंदर की जो इमोशंस हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो पर्गेशन जो है वो जिसे कहना चाहिए, ट्रेजेडी का मेन पर्पस ही यही है, कैथारसिस। अब बात करते हैं एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन करा है। ट्रेजेडी इज एन एक्शन, इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। कि ट्रेजेडी एक एक्शन है जो सीरियस है, सर्टेन मैग्नीट्यूड का है, लैंग्वेज एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट. The several kinds begin found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative through pity and fear. ट्रेजेडी की जो दो फीलिंग्स हैं वो है पिटी एंड फियर। अगर हम ट्रेजेडी देखते हुए पिटी और फियर हमारे मन में नहीं हो रहा है, ये भाव हमारे मन में नहीं जाग रहा है, तो वो ट्रेजेडी जो है उसका फंक्शन उसने अपना पूरा ही नहीं करा है। ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन एज इट इज़ जो है वो आई थी और पीजीटी के पेपर में आई थी ये वाली। तो एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट सर्टेन फिक्स पार्ट्स ऑफ द प्ले, कि भाई फिक्स पार्ट्स ऑफ द प्ले है। इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूब्रिस होता है, ह्यूब्री ग्रीक टर्म है। ह्यूब्री का मतलब होता है हीरो के अंदर ना एक नेचुरल एरोगेंस होती है, उसके अंदर एक प्राइड होता है, एक नेचुरल एरोगेंस होती है। मतलब एक उसके अंदर कहते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉल्ट होता है कि उसके अंदर है ही ये चीज़, और विद विच भाई उसी ह्यूब्री की वजह से या तो वो भगवानों को अपने अगेंस्ट कर लेता है, मॉरल रूल्स को। भाई बात ये है ना कि हीरो है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कमी होगी नहीं तो डाउनफॉल कैसे होगा, इसीलिए ह्यूब्री होना बहुत ज़रूरी है। और एंटेगनिस्ट जो है ये इसी चीज़ को अपना हथियार बनाता है और जो है अंततः हीरो का डाउनफॉल होता है। तो ह्यूब्री इज़ प्राइड। द नेक्स्ट वन इज़ हेमर्शिया। हेमर्शिया का मतलब है एरर इन जजमेंट। तो इस टर्म का मतलब है एरर इन जजमेंट। इट मीन्स कि हीरो सब चीज़ बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, मगर एक कमी होगी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होगा, दैट इज़ नोन एज एरर इन जजमेंट। एनाग्नोरिसिस, जब हीरो को ये पता चलता है कि उसने एक रिकग्निशन, जब उसे पता चलता है कि उसके सामने चीज़ें आती हैं कि उसने क्या गलती करी है। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकग्निशन, जब मतलब रिविलेशन, रिकग्निशन इज रिविलेशन, उसके सामने जो उसने पहले गलतियां करी होती हैं या किसी पर किसी चीज़ की वजह से
उसने बहुत गलत काम किया होता है जिसकी वजह से उसका जो फॉर्च्यून है वो 360 डिग्री से ऊपर से बिल्कुल धड़ाम से नीचे आके गिरता है। दैट इज नोन एज एनाग्नोरिसिस, यानी कि रिविलेशन ऑफ फैक्ट्स। ना नेक्स्ट इज पेरिपेशिया। पेरिपेशिया का मतलब होता है इस एनाग्नोरिसिस के तहत जब हीरो को ये पता चलता है कि उसने कितना गलत जो है डिसीजन लिया, जिस वजह से जो कुछ भी उसने करा वो गलत करा, तो होता है पेरिपेशिया, यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ओथलो के बारे में लेते हैं। ओथलो एरोगेंट ह्यूब्रिक है, उसके अंदर जो ट्रैजिक फ्लॉ है या हर्शिया एरर इन जजमेंट है, वो जेलस है। वो सही और गलत नहीं, यागो उसे भड़का रहा है और वो भड़क रहा है। जब वो डेस्डेमोना को इनफिडेल मानकर उसकी गला घोट के हत्या कर देता है और वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने बिल्कुल सही करा, जो मारा मैंने सही करा। लेकिन जब यागो की वाइफ जो है आके बताती है कि वो शी वॉज ऑलवेज फिडेल टुवर्ड्स हिम, तो ये होता है, ये इसको ये पता चलता है ये यागो था जिसने वो जो हैंकरचीफ था वो प्लांट करा। तो ये होता है एनाग्नोरिसिस। उसके बाद वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाता और वो खुद को जो है वो मार लेता है। तो ये है पेरिपेशिया। एंड जब हम उसको देखते हैं और जो हमें उससे ये दो फीलिंग्स अराउज होती हैं, अरे इतना अच्छा हीरो है, इसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। ये है पिटी, फियर, अरे जो इसके साथ हुआ कहीं हमारे साथ ना हो, ये होता है। और व्हेन वी वीप, when we feel like hero, when we weep at the tragic fate of that hero, तो इसे कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस जो वर्ड है ये मेडिसिन से लिया गया है। पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की क्लिनजिंग, तो इसे कहते हैं कैथारसिस। तो ये कुछ ट्रेजेडी के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। वॉज दिस द फेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं, जैसे मार्लो की है डॉक्टर फॉस्टर्स। वॉज दिस द फेस that launched 1,000 ships, in which play does this line occur? मार्लो वो यूनिवर्सिटी वेट थे जिन्होंने केवल और केवल ट्रेजेडीज लिखी, और ये उन्हीं के प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स की बहुत फेमस लाइन है जब वो हेलेन को अपने सामने देखता है कि क्या ये वो खूबसूरत चेहरा था जिसकी वजह से ट्रॉय का युद्ध जो है वो हुआ। तो ये जितनी भी लिखी हुई हैं ये सारी की सारी जो हैं ये ट्रेजेडीज ही हैं। शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मार्लोज डॉक्टर फॉस्टर, वेबस्टर्स डचेस ऑफ माल्फी, जॉन फोर्ड्स द ब्रोकन हार्ट। Now the next question is, this royal throne of kings, this sceptered isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise. This other Eden, demi-paradise, these highly patriotic lines are spoken by. ये lines जो है this royal throne of kings, this sceptered isle, ये lines जो बोली गई हैं जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर के द्वारा बोली गई। Who is the author of Sejanus His Fall? ये दो ट्रेजेडीज़ हैं जो बेन जॉनसन ने लिखी हैं, जिनमें से एक है सेजानुस और एक है केटलीन। तो ये बेन जॉनसन, हालांकि बेन जॉनसन जो है वो जाने जाते हैं अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए, मगर बेन जॉनसन ने अपने उसमें दो ट्रेजेडीज़ भी लिखी हैं। अदरवाइज ही इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो ये है सेजानुस जो है उन्होंने लिखा है बेन जॉनसन ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस? ये किसने लिखी है वुमेन किल्ड विद काइंडनेस? तो ये लिखी है टॉमस हेवुड के द्वारा। ये भी एक ट्रेजेडी है, दैट इज रिटन बाय टॉमस हेवुड। हु वॉज टाइटस एंड्रोनिकस? टाइटस एंड्रोनिकस जो शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी मानी जाती है, कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत एंजॉय किया था। एट दैट टाइम ये ब्लड ट्रेजेडीज़, रिवेंज ट्रेजेडीज़ बहुत एंजॉय की जाती थी। जैसे वो लोग वो बियर वाला खेल खेलते थे जिसमें बियर को पिंच करके वो खेला जाता था, उसमें बहुत एंजॉय किया करते थे, सैडिस्टिक प्लेजर। इसी तरीके की जो ये ट्रेजेडीज़ होती थी उनसे एक सैडिस्टिक प्लेजर जो है वो मिला करता था। और ये टाइटस एंड्रोनिकस जो कि बहुत ही ब्लड ट्रेजेडी है, ये था कौन टाइटस एंड्रोनिकस? ये एक रोमन नोबल था। Here lies she, a woman her husband's kindness killed. ये जो लाइन है ये वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, ये लाइंस जो में जो हस्बैंड है वो है कौन? तो ये जो हस्बैंड है दैट इज मास्टर फ्रैंकफोर्ट। विमेन किल्ड विद काइंडनेस, मास्टर एडल्ट्री की वजह से उसका हस्बैंड उससे बात करना जो है वो छोड़ देता है। तो ये है कौन हस्बैंड? दैट इज मास्टर फ्रैंकफोर्ट। What is the name of the villain in Duchess of Malfi? Duchess of Malfi में विलेन कौन है? That is बेसोला।
बसोला इज द विलन ऑफ डचेस ऑफ माल्फी, जॉन वेबस्टर की है, वेबस्टर की ये ट्रेजेडी है डचेस ऑफ माल्फी, ये लिखी है, इसका विलन है बसोला। My trade is to flatter the dead, not the living. I am a tomb maker. Who says in this the Duchess of Malfi? Duchess of Malfi वेबस्टर के द्वारा लिखी हुई एक ट्रेजेडी है और उसमें ये लाइन्स My trade is to flatter the dead, not the living. I am a tomb maker. ये किसने कहा है? ये लाइन्स हैं बसोला के द्वारा बोली गई लाइन्स है। What special epithet is given to Dryden's play in journal? Dryden, the first official poet laureate, इनके प्लेस को क्या एपिथेट दिया गया था? इनके प्लेस को जो एपिथेट दिया गया था वो था हीरोइक प्लेस। एक्चुअली हीरोइक ट्रेजेडीज आई ही रेस्टोरेशन एज में थी, जब मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी। And now the next question is, name the woman whom Samson Agonistes loved and who betrayed him in Milton's play Samson Agonistes. सैमसन एगोनिस्टिस जो कि एक क्लोजेट प्ले है, ग्रीक यूनिटीज़ को बिल्कुल फॉलो करता हुआ है। सैमसन एगोनिस्टिस सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है और इसमें सैमसन को सैमसन जिस महिला से प्रेम करता है वो जो उसको धोखा देती है, दैट इज़ दलीला। Dryden has written a play on Mughal emperor. What is the title of the play? Dryden ने एक प्ले लिखा है मुगल एम्परर पे। वो प्ले जो है उसका नाम है औरंगजेब। अकबर पे लिखी है पोयम, वो लिखी है टेनिसन ने। ड्राइडन ने प्ले लिखा है औरंगजेब। एडिसन्स ट्रेजेडी केटो हैज़ बीन कॉल्ड। एडिसन जो कि बिलोंग करते हैं 18th सेंचुरी को, जो एडिसन एंड स्टील जो अपना जिनका जर्नल, ये माने जाते हैं कि इन्होंने भाई पीरियोडिकल्स की शुरुआत करी और इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है। उस ट्रेजेडी को कहा जाता है द ग्रेव ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इट इज़ नोन एज द ग्रेव ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब आप देख सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स में से भी ज़रूरी नहीं है कि उन लिटरेरी टर्म्स में से स्ट्रेट क्वेश्चंस ही आए, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। द ट्रैजिक प्ले ऑफ जॉन गोल्सवर्दी आर। जॉन गोल्सवर्दी के जो प्लेज हैं वो सोशल ट्रेजेडीज होते हैं, कोई विलन नहीं होता, सोशल फोर्सेस जो होती हैं वो विलन होती हैं। टी.एस. इलियट्स मर्डर इन द कैथीड्रल इज। टी.एस. इलियट का जो मर्डर इन द कैथीड्रल है दैट इज अ पोएटिक प्ले। मर्डर इन द कैथीड्रल टॉमस बेकेट की जो है हत्या पर लिखा गया, दैट इज अ पोएटिक प्ले। What is the central theme of जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मैन एंड सुपरमैन की जो थीम है दैट इज अ वुमेन्स सर्च फॉर अ फिटिंग मैन। ये है थीम इसकी, अ वुमेन्स सर्च फॉर अ फिटिंग मैन। And now the next question is, in which of Shaw's plays the chocolate cream hero appears? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हिसाब से लव और वॉर दोनों ही बेकार की चीज़ें हैं। उन्होंने आर्म्स एंड द मैन में चॉकलेट क्रीम सोल्जर दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया कि सोल्जर्स जो लड़ते हैं वो पैसों के लिए लड़ते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो बुलेट्स की जगह चॉकलेट क्रीम जो है वो रखा करते हैं अपने खाने पीने के लिए। तो इन्होंने वॉर इज़ अ शैम जो है वो कहा है। हालांकि आर्म्स एंड द मैन इज़ नॉट अ ट्रेजेडी, लेकिन चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है वो आता है किस में, दैट इज इन आर्म्स एंड द मैन। द फ्रेज डॉन जुआन इन हेल अकर्स इन शॉज। डॉन जुआन इन हेल मैन एंड सुपरमैन का ही एक पार्ट है और ये फ्रेज उसमें आता है डॉन जुआन इन हेल। ये थीम डॉन जुआन की ही थीम पर जो है वो लिया गया है। द सेंट्रल थीम ऑफ गोल्सवर्दी स्ट्राइफ इज। गोल्सवर्दी ने जो स्ट्राइफ प्ले लिखा है ये पहला प्ले था अपने आप में जो लिखा गया था कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में संघर्ष को दिखाते हुए। तो लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट इसका थीम है। द लॉ इज़ वॉट इट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफाइस। ये भी शॉ की एक ट्रेजेडी है और आप सभी को पता है ये कौन सी ट्रेजेडी है। ये स्पीच है जज की जब वो फोल्डर को सजा सुनाते हैं। इन विच ईयर वॉज बर्नार्ड शॉ, इन विच ईयर बर्नार्ड शॉ awarded the Nobel Prize? Bernard Shaw was awarded the Nobel Prize in 1925.
अब ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, ये भी मैंने इसमें लिए, ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, माय मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर राइट हैंड बैडली। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान से, एक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा जो चैनल है वो आप लोगों के सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर देता है, मगर एक बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि ये जो चैनल है, चाहे मैं कितनी भी देर का वीडियो बनाती हूँ, मैं बिल्कुल जो है जो मटेरियल देती हूँ वो टू द पॉइंट, एप्ट, ऑथेंटिक मटेरियल देती हूँ। मेरे पास जो किताबें हैं मैं उनमें से बहुत अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से एक उम्मीद ये करती हूँ कि भाई आप लोग जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को आप लोग अपना रिविज़न करते रहें, जिससे भाई जो लोग पेड बैचेस नहीं ले सकते, पेड क्लासेस नहीं ले सकते, कम से कम उनको भी हेल्प मिले। ये सिर्फ एक ऐड नहीं है, ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू, ऐड तो वो सब शुरू में चलता है, ये ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये आप लोगों की वाकई में मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग एक अच्छा आपको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करूँ, इसीलिए ही मैं ये काम करती हूँ, इतनी मेहनत जो है वो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, जो लिटरेचर बेस्ड होते हैं। जितना लिटरेचर इंपॉर्टेंट है उतना ही ग्रामर, तो ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खासतौर पर वोकैबुलरी की, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो इस तरीके के एग्ज़ाम्स थे कि उसमें ग्रामर ने ज़्यादा उलझाया है एज़ कम्पेयर टू लिटरेचर। इसमें ये लग रहा था ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, और उसमें गोला गलत भर गया। देखिए, माय मदर अपसेट द केटल। अब आप खुद देखिए कि टीजीटी के पेपर में ऑमलेट तक की स्पेलिंग गलत करके आए हैं। वो होता है ना कि एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डबल एल आएगा कि सिंगल एल आएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर राइट हैंड बैडली। कि अब ये है, इसका आंसर है स्केल्डेड। स्केल्डेड का मतलब होता है बुरी तरीके से जला लेना, भाप से या किसी चीज़ से जो जल जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्केल्डेड। ठीक है। वुंडेड, घायल। सिजल्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। स्कॉर्च्ड मतलब होता है बहुत ही तेज सूरज की जो गर्मी होती है। तो स्केल्डेड होता है भाप से जो जलना होता है, उसे कहा जाता है स्केल्डेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। देखिए, इसमें आएगा रिफ्यूज़। एक होता है रिफ्यूज़, एक होता है डिनाई। अगर आप किसी काम के लिए किसी ऑफर के को जो है डिक्लाइन करते हैं तो उसे रिफ्यूज़ कहा जाता है। कोई चीज़ है, करी, फिर भी ना माने तो उसे डिनाई कहा जाता है। ठीक है। कोई चीज़ की सच को मानने से मना कर देना, दैट इज़ डिनाई। किसी ऑफर इत्यादि को जो है वो डिक्लाइन करना, दैट इज़ रिफ्यूज़, मना करना। The government is confident that the standard of living will begin to dash soon। कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि थोड़े दिन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर उठेगा। उठना, दैट इज राइज। रेज, उठाना, राइज, उठना। Sharing heavy responsibility with colleagues does not involve loss of prestige or dash of the authority of an institute's head। इसका आएगा आपका diminution। diminution का मतलब होता है किसी इज्जत में या किसी इसमें कम हो जाना, कम इंपॉर्टेंस देना। तो sharing heavy responsibilities with colleagues, अगर colleagues के साथ heavy responsibilities जो शेयर की जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी prestige या diminution of the authority, आपकी authority कम हो जाएगी। The problem of a proliferation of nuclear arms is never going to be solved unless the two superpowers agree to meet halfway। meet halfway का मतलब होता है जो जैसा चाहता है उसके हिसाब से काम, to be ready to do something according to someone else will, दूसरे के हिसाब से काम करने को तैयार रहने का, that is known as meet halfway। Your case is so unique that I am not getting any dash to support it। कि तुम्हारा केस इतना यूनिक है कि मुझे कुछ पहले का कुछ नहीं मिल रहा है कि जिससे मैं इसे सपोर्ट करूं। तो ये है, दैट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से कोई उदाहरण होना। जैसे कोई भी जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो किसी रेयर केस पर जो है काम कर रहे होते हैं तो वो केस स्टडी करते हैं, उससे पहले के केसेस देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो उसमें, तो इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट। टेक possession of the records immediately lest they should be tampered with। रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने को कहा जाता है टेम्परिंग।
हालांकि छौंक लगाने को भी कहते हैं, मगर रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने को भी कहते हैं। लेट्स टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी डैश द मैटर, कि ठीक है हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है इस मामले में कि कुछ भी ड्यूप्लिसिटी हो, कुछ भी डुप्लीकेट हो। The dash arguments put forth for not disclosing the facts did not impress anybody। ये इसका आंसर है आपका स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है बनावटी, दिखावटी। जो दिखावटी आर्ग्यूमेंट्स उसने रखे वो किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। डायरेक्टर ही सेड वुड डैश द मैटर एट वंस, कि डायरेक्टर क्या करेंगे, मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसी मामले में जांच पड़ताल करने को कहा जाता है इन्वेस्टिगेट। Everyone was dashed by surprise when she announced her plan। जब किसी को बहुत तेज झटका लगता है, कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है, तो उसके लिए कहा जाता है टेकन अबैक। तो होता है एवरीवन वाज टेकन बैक, टेकन बाय सरप्राइज, की टेकन अबैक बहुत जोर से जो है एकदम से किसी चीज़ का झटका लगना। On second reading his poems strike us as singularly dash of sublime emotion, कि जब हमने दूसरी बार उसकी पोएम्स को पढ़ा तो singularly of sublime emotion, तो वो विचारोत्तेजक थी sublime emotions की, तो ये था evocative। इवोकेटिव होता है विचारोत्तेजक, प्रोवोकेटिव होता है वैसे ही उत्तेजक, तो ये है इवोकेटिव, विचारोत्तेजक। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डैश द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। ये बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रिंसिपल अपने स्टाफ का कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। तो ये प्रोमिनेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, मैनिफेस्ट, ये होता है स्पष्ट को बोला जाता है। इट्स एपरेंट, बहुत ही एपरेंट हो रहा है, स्पष्ट है। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, तो दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। एंड द लास्ट वन इज इवन अ डैश विल रिवील द मिस्ट्री। इवन अ डैश जब हम सरसरी नज़र से देखते हैं तो उसे कहा जाता है कर्सरी। तो कर्सरी, इवन अ कर्सरी ग्लांस विल रिवील द मिस्ट्री। ये हुए आपके आज के क्वेश्चंस। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और मैंने जैसा आपसे कहा कि एक आध दिन में जूनियर मतलब एलटी के साथ जूनियर की भी सीरीज़ आप लोगों की स्टार्ट करूँगी, फिर से स्टार्ट करेंगे।